नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें। नक्सलियों ने आग लगाई है, 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आगजनी की है नक्सलियों ने। एक जेसीबी, 2 मिक्सर मशीन, 2 टिप्पर को आग के हवाले किया है नक्सलियों ने। मरवा कोनारी गांव के पास की यह घटना। इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से। नक्सलियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आगजनी की है। एक जेसीबी, 2 मिक्सर मशीन, 2 टिप्पर को आग के हवाले किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग के लपटें वाहनों से निकलती हुई नजर आई। मरवा कुनारी गांव के पास की ये पूरी घटना। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। कांकेर संवाददाता जीवानंद हालदार जुड़ गए हैं फोन पर। जीवानंद, ये कोई पहली बार नहीं है और हम देख चुके हैं कि नक्सली विकास में बाधा बनते हैं, निर्माण कार्य में लगे ऐसे वाहनों को आग के हवाले करते हैं। कई बार हमने देखा है। जी सुमित, देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटना हो चुका है, लेकिन मैं बता दूं जिस प्रकार की मार्च अप्रैल मई जो होता है ये नक्सलियों की किसी उसी का महीना होता है और पतझड़ शुरू होते ही नक्सलियों ने वारदात करना शुरू कर देते हैं। इसी तौर पर आज कांकेर जिले से करीबन 20 किलोमीटर दूर में जो नक्सल की बड़ी घटना का अंजाम दिया है। मरापी से कलमुच्छे तक जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, वहां पर 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, जिनमें से एक जेसीबी, 2 टिप्पर और 2 मिक्सर मशीन शामिल है। आपको बता दूं कि ये जो उसीली के रास्ते का सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और जिसमें मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, उसी दौरान मरमारी के पास नक्सलियों ने वाहनों को रोककर उनमें आग लगा दी। घटना के बाद सड़क निर्माण में कार्य कर रहे मजदूर को भी दहशत देखी जा रही है और ये शहर से बड़ा नजदीक ये घटना का अंजाम दिया है, जिसके चलते अब क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हालांकि घटना के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है और जिस पर सर्चिंग भी तेज कर दी है। तो ये सबसे बड़ी बात है सुमित कि ये जो शहर से नजदीक, मतलब इसके पहले इसकी इतनी नजदीक में कभी वारदात हुआ नहीं था, लेकिन नक्सलियों की इतनी नजदीक शहर के मतलब 20 किलोमीटर और मलाजपुरम जो सीधा अमावेरा की और सड़क जाती है, वही आसपास इस प्रकार घटना का अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं नक्सली का जो दहशत है वो अपना कायम करने के लिए इस प्रकार घटना का अंजाम दे रहा है। जी सुमित, तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सीएम शिवराज की। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने अखिलेश यादव पर 3C के नाम से निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि पहले C का मतलब करप्शन यानी भ्रष्टाचार, दूसरे C का मतलब कमीशन और तीसरे C का मतलब क्राइम। शिवराज ने कहा कि ये 3C वाले लोग 10 मार्च के बाद दिखाई नहीं देंगे। ये सपा की साइकिल हो गई पंचर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बम्बर। ये साइकिल ही बेकार, ये सपा की साइकिल काय की साइकिल है बताओ। इस सपा की साइकिल में करप्शन का पहिया लगाए, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार का पहिया, और कमीशन का हैंडल है इनका। जनता का पैसे खा जाए सरकारी और सीट पे बैठे माफिया जो जनता को लूट ले। तो अखिलेश बाबू ये साइकिल तो कबाड़ के भाव भी नहीं चलेगी गे, तेरी साइकिल नहीं चलेगी। जनता कह रही जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कमीशन, करप्शन और क्राइम करने वालों उत्तर प्रदेश की धरती पर 10 मार्च के बाद अब कहीं दिखाई नहीं दोगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। सीएम शिवराज के जन्मदिन पर बीजेपी ने 5 मार्च को यानी कि कल सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के दिन पौधा लगाने की अपील की। वहीं बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने सीएम शिवराज को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें पर्यावरण मित्र बताया है।
5 मार्च यानी कल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के जन्मदिन के मौके पर पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का दिन मनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर प्रदेश की जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो उनका फूल माला से स्वागत करने के बजाय एक पौधा लगाएं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सीएम के जन्मदिन पर होर्डिंग या पोस्टर न लगाएं, क्योंकि यही सीएम चाहते हैं। पिछले साल भी सीएम ने अपने जन्मदिन की शुरुआत ऐसे ही की थी। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ अपने आवास पर पौधे लगाए थे। पौधे लगाने के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अपने सामाजिक अभियान को जारी रखने के लिए वो हर दिन एक पौधा लगाएंगे। इस साल भी सीएम ने वही संकल्प दोहराया है। अपने जन्मदिन को मनाएं तो सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से जो आग्रह उनका हमेशा रहा है, इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन एक उसी अनुरूप सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को दृष्टि में रखते हुए हम उनके जन्मदिन को पूरे मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ मनाएंगे। बीजेपी नेताओं ने फैसला लिया है कि सीएम के जन्मदिन के मौके पर होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि वृक्ष लगाए जाएंगे। सरोकार और समाज को एक करके सरकार को चलाना और उसके माध्यम से लोगों के कल्याण और विकास की बात करना, ये एक अद्भुत उदाहरण शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने जिस प्रकार से हम सबसे कहा है कि बैनर पोस्टर ना लगे, कोई भी उन्हें गिफ्ट ना मिले, यदि उनके जन्मदिन को सार्थक रूप में मनाना है तो हम सब वृक्षारोपण करें। हमने निश्चित किया है कि हम सब कल 5 तारीख को वृक्ष लगाएंगे और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के दीर्घायु की कामना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो दीर्घायु हो, निरोगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर जिले के जैद गांव में 5 मार्च 1959 को हुआ था। उनके पिता प्रेम सिंह चौहान किसान थे और मां का नाम सुंदरबाई चौहान था। शिवराज सिंह अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ 1992 में शादी के बंधन में बंधे थे। सीएम शिवराज सिंह बचपन से ही बेहद गंभीर रहे हैं। पढ़ाई के दौरान ही शिवराज ने राजनीति में कदम रखा था। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। एमपी विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। 9 मार्च को बजट पेश किया जाना है। सरकार ने बजट से पहले विधायकों से 150 करोड़ तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश के बजट सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राज्य सरकार ने बजट तैयार करने से पहले सभी विधायकों से 150 करोड़ तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे। बीजेपी विधायकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई प्रस्ताव सरकार को भेजे। उन्हें उम्मीद है कि इस बार के बजट में उनकी विधानसभा की जनता की मुराद पूरी होगी। अभी तक जितना भी आया है सब विधायकों के प्रस्ताव पे आता रहा है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों ने दिया है वो आएगा। उम्मीदें लगातार रहती है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रुचि दिखाई है तेजी के साथ काम करने के लिए, हम आशान्वित हैं पूरी तरह से कि जो प्रस्ताव हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश को मंजूरी मिलेगी। इन सब के उलट कांग्रेस विधायकों को विकास के लिए ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि विकास कार्यों के लिए कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। नहीं, हमने चिट्ठियां लिखी हैं अपने प्रस्तावों के लिए, लेकिन हमें अभी इल्म नहीं है कि हमारे प्रस्तावों का अनाउंस करेंगे कि यहाँ इतना हुआ। और ये लोकतंत्र की हत्या है कि आप प्रजातंत्र में सब विधायक चुने हुए हैं, सबको बराबरी का हक है, सभी के प्रस्ताव इसमें लेना चाहिए। इस बात को हम विधानसभा में पूरी ताकत से उठाएंगे। वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इससे इनकार किया और कहा कि कांग्रेस के विधायकों को सुझाव और प्रस्ताव देने से किसी ने नहीं रोका है।
लेकिन राजनीतिक मंशा के तहत कांग्रेस विधायक विकास कार्यों से अपने को दूर रखते हैं। मैंने स्वयं ने आपके चैनल पे माध्यम से भी आग्रह किया, अब फिर आग्रह कर रहा हूं, जिस विधायक को अपना सुझाव देना है दे, आमंत्रित है। भाजपा के विधायकों ने दिए, आप दे दो, कौन रोक रहा है? अब आप किसी के यहाँ ऐसे तो मांगने जाएंगे नहीं। सामूहिक रूप से मैंने आग्रह कर लिया, फिर कर रहा हूं मैं आग्रह। दरअसल विकास में इनकी कभी रुचि रही नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी में रुचि है, तो अब बना रहे। बहरहाल अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले इस बजट में सरकार हर एक विधानसभा के विकास कार्य का बजट पेश करने की तैयारी में है, ताकि अगले एक साल में विकास कार्यों के जरिए विधानसभा के स्थानीय मुद्दों पर वहां की जनता को अच्छे दिनों का एहसास कराया जा सके। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में नए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने रिटायर्ड डीजीपी विवेक जौहरी से चार्ज ले लिया। चार्ज लेने के बाद वो आज दिल्ली जाएंगे और सोमवार से पीएचक्यू में बैठेंगे। चार्ज लेने के बाद नवागत डीजीपी सुधीर सक्सेना ने कहा कि उनका जोर स्मार्ट पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी पर रहेगा। इसके साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आम जनता के हित में काम किया जाएगा और सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार पुलिस की भी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम करेंगे और पीएम मोदी की मंशा के अनुसार स्मार्ट पुलिसिंग पर काम करेंगे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा है कि 2 साल का विवेक जौहरी का कार्यकाल सफलतापूर्वक सफल हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस का एक अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है तथा मध्य प्रदेश को हमेशा से शांति का टापू जाना जाता रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के माध्यम से प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना की थी, हम उसी परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोलने की घोषणा यहां पर कर दी है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। इस वर्ल्ड सेंटर का डिजाइन भी बेहद खास है। इसके 1,07,640 वर्ग फीट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर्स में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फीट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल हैं, जिनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3200 मेहमानों के लिए वॉल रूम और 25 मीटिंग रूम्स की भी व्यवस्था इस सेंटर में होगी। जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि ये 18.5 एकड़ में फैला हुआ है। मेगा स्ट्रक्चर ये होगा। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में बनेगा। बड़ी खबर रायसेन से, जहां के रातापानी अभयारण्य में आग लगने से 150 एकड़ में लगे पेड़ पौधे जल गए हैं। ये पेड़ पौधे ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 80 लाख की लागत से लगाए गए थे।
आग लगने की सूचना मिलने के बाद काफी देर के बाद वन अमला सक्रिय हुआ और अबेदुल्लागंज, मणिदीप, भोपाल से दमकलों को बुलाया गया। करीब 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। तब तक आग से पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिस वजह से समय पर आग को नहीं बुझाया गया ताकि भ्रष्टाचार को दबाया जा सके। बहरहाल जांच टीम गठित भी की गई है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट होगा। आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। हाल के महीनों में क्रिप्टो करेंसी बाजार में मंदी के बावजूद कॉइनबेस 2021 की Q4 में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने में ये कामयाब रहा है। Q4 में $1.94 बिलियन के रेवेन्यू का प्रेडिक्शन किया गया था, लेकिन कॉइनबेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए $2.5 बिलियन कमा लिया। कंपनी के अनुमानित अर्निंग्स पर शेयर $1.85 से बढ़कर $3.32 हो गए। नेट इनकम भी दोगुनी हो गई। कंपनी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2021 कॉइनबेस और क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी के लिए एक उल्लेखनीय साल था। हमारा बिजनेस सिर्फ 2 साल में काफी ज्यादा मजबूत हुआ। हजारों एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़े हैं। यूजर्स की संख्या भी लाखों के पार पहुंच गई और हमारी बैलेंस शीट अब ज्यादा मजबूत हो गई है। हम मैसिव इंडस्ट्री ग्रोथ के लॉन्ग टर्म तक जारी रहने की उम्मीद करते हैं, जो हमारी 2022 की इन्वेस्टमेंट प्लान्स को दर्शाता है। डॉगकॉइन को फाउंडर ने मीम कॉइन्स पर निशाना साधा। डॉगकॉइन के को फाउंडर बिली मार्कस ने पिछले हफ्ते मीम कॉइन शिलर्स की आलोचना करते हुए कहा कि वो उन प्रोजेक्ट्स को नापसंद करते हैं जो मीम या कम्युनिटी के बारे में ना होकर अमीर बनने की कोशिश करे, लोगों द्वारा अमीर बनने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बनाई गई है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि सटायर अच्छे हैं, चुटकुली मजाकिया हैं, लेकिन इसकी आड़ में स्पैम एडवर्टाइजिंग, प्रोजेक्ट्स को लेकर झूठे वादे, उनमें शामिल लोगों की गलत जानकारी देना, स्पैम की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, ये कोशिश करना, ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है। मार्कस ने विशेष रूप से बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये इंटरनेट को हर तरह से बदतर बना रहा है। उन्होंने स्पैमर्स को टारगेट करते हुए कहा कि वे अपने संदिग्ध क्रिप्टो विज्ञापनों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाढ़ ला रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव ने थामा कॉइनबेस का हाथ। कहा ये कि क्रिप्टो से जुड़ने का सही समय। गोल्डमैन सैक्स का एक एग्जीक्यूटिव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक में 16 साल के अनुभव के बाद अब कॉइनबेस ज्वाइन कर रहा है। अपने स्विच पर उन्होंने कहा कि यह क्रिप्टो अर्थव्यवस्था को अपनाने का समय है। उन्होंने इस डिजिटल इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज में शामिल होने का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बताया। रॉगर बैलेट ग्लोबल मार्केट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल को हेड थे। उन्हें लगता है कि अब गोल्डमैन सैक्स के अपने अनुभव को नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो इकोनॉमी को मजबूत बनाने में इस्तेमाल करने का वक्त है। कॉइनबेस एक नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑपरेटर है। कंपनी ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड यूजर्स की संख्या बढ़कर 79 मिलियन हो गई है। वहीं पिछले साल के आखिर में मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स की संख्या 11.4 मिलियन तक पहुंच गई है। तो क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।